चलिए तो बताइए, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसपे क्या चार्ज होगा? वो तो मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। एन टाइप, इस पे कौन सा चार्ज होगा? नहीं, वो मुझे नहीं पता, मुझे बस ये बताओ इस पे कौन सा चार्ज होगा? इसके ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये पूरा का पूरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, पूरा का पूरा। इसमें हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है और इसको हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है। लास्ट सानिया, इस पे कौन सा चार्ज होगा? पी तो नहीं कहीं भी, पॉजिटिव नहीं है तो फिर नेगेटिव है। हाँ, जरूरी नहीं कि ट्रांसफर हो तभी उसके ऊपर कोई चार्ज हो, बिना चार्ज हो भी कोई नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। हाँ अंशिका, पॉ नेगेटिव ये क्या होता है? अच्छा अच्छा, जा, ये नेगेटिवली चार्ज होगा। समृद्धि, नेगेटिव। बैंक, कौन सा चार्ज होगा इस मटेरियल के ऊपर? न्यूट्रल होगा बाबा। इसमें आपने एन टाइप, देखो एन टाइप के सेमीकंडक्टर है ये, इसका मतलब क्या है कि इसमें सिलिकॉन तो इसका बेस मटेरियल था, आपने साथ में इसमें मान लो कोई बिस्मथ मिला दिया, तो बिस्मथ में क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर ऑर्बिट में, जिनके 4 की हेल्प से तो ये क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, और एक ना घूमने के लिए फ्री है, पर है तो मटेरियल के अंदर ही। तो ये एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम है, ये मिलके कहां से नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा? हाँ, इसके पास ना इलेक्ट्रॉन है जिसको ये दे सकता है अंदर ही अंदर, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहता है। ठीक है, उसके बाद चलो एक और चीज कि एक और क्वेश्चन का आंसर देना कि हमारे पास एक मटेरियल है, ये है कार्बन, एक मटेरियल है ये है सिलिकॉन, और एक मटेरियल है ये है जर्मेनियम। तीनों के लिए मैंने ना एनर्जी बैंड गैप जो होता है वो लिख के रखा हुआ है यहाँ पे, ईजी एनर्जी बैंड गैप, याद है ना, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए जो लगता है वो हम ईजी कहते हैं। ये हो जाएगा इसके लिए, और ईजी फॉर जीई। तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद किसकी होगी, जिससे पूछूंगा वो बताएंगे। हर्षा बताइए, ईजी की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए, उसके बाद किसके लिए, उसके बाद किसके लिए, उसके बाद किसके लिए? इसमें 1 2 3 बोल देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। या कार्बन के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद एसआई के लिए, उसके बाद जीई के लिए, या कार्बन के लिए सबसे कम, उसके बाद एसआई के लिए, उसके बाद जीई के लिए, या एसआई से बड़ा है सी, उससे बड़ा है जीई, या जीई उससे बड़ा कार्बन, उससे बड़ा सिलिकॉन, कौन सा? ए बी सी डी, सबको एक आंसर बोलना है। ए, समृद्धि, डी, ए, ए, हर्षा, कोई साथ ही नहीं दे रहा है। ईजी क्या होता है, वो एनर्जी होती है जो कि इसके इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड में लेके जाए। तो मैंने आप लोगों को बार बार बताया सबसे कम एनर्जी किसके लिए होती है, जर्मेनियम के लिए। थोड़ी सी एनर्जी दो, उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जो है ना वो कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड में, वो मस्त कंडक्टर बन जाएगा। तो सबसे कम एनर्जी चाहिए होती है किसको, जर्मेनियम, उससे ज्यादा किसको, सिलिकॉन, उससे ज्यादा किसको, कार्बन को। अच्छा, इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग, सब बच्चों ने कार्बन का एटम देखा होगा, उसका ये न्यूक्लियस भी देखा होगा, ये देखो कार्बन का, कार्बन के न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसके चारों तरफ चक्कर लगाने वाले? कार्बन कितना है उसका एटॉमिक नंबर? 6। तो इसके चारों तरफ चक्कर भी कितने इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे होंगे? 6। पहले वाले ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? 2। दूसरे वाले ऑर्बिट में कितने हो सकते हैं? 6 हो सकते हैं। 2s2 2p6, हाँ हो सकते हैं, लेकिन हैं कितने? 4, क्योंकि टोटल इसके पास 6 होते हैं, 2 यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे बाद में कितने मिले? 4। अब दूसरा देखो, मैं सिलिकॉन का बना रहा हूं, सिलिकॉन के पास कितने होते हैं? 14, टोटल 14 होते हैं। सबसे पहले ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे?
दो पहले वाले ऑर्बिट में हो गए कितने, मैंने मान लिया दो हो गए, यहाँ पे मान लिया क्या होते ही है दो, एक दो। अगले ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 और 2 10 हो गए। अब कितने बचे, 1 2 3 4, जिसके बाहर ऑर्बिट में 4 है, मतलब वही ना हमारा सेमीकंडक्टर मटेरियल है। अब ये देखो इसमें न्यूक्लियस कितने पास है यार, ये वाले 4, इनको निकालने में मुश्किल होगी, लेकिन ये तो न्यूक्लियस से देखो बहुत दूर है, तीसरे ऑर्बिट में, तो इनको निकालना आसान हो जाता है। और अगले वाले में देखो इसका तो 32, तो इसके ना चौथा ऑर्बिट भी होगा एक, चौथे ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स को निकालना तो और इजी हो जाएगा, जितना दूर है उसको निकालना उतना आसान है। समझ रहे इस बात को। तो इसके लिए एनर्जी जो लगती है ना सबसे ज्यादा लगती है इलेक्ट्रॉन को निकालने में, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो स्ट्रॉन्ग इसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगा हुआ है। ये थोड़ा दूरी पे है तो इनको निकालना आसान है, और इसमें तो चौथा ऑर्बिट में इनको और आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो तो जरा। अच्छा एक और ऐसी सिंपल सा एक क्वेश्चन है, ये ऊपर में कंडक्शन बैंड है और नीचे में ये हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड, ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये होल्स है। व्हाइट वाले जो दिख रहे हैं ना गोले, वो होल्स हैं, और जो पिंक वाले दिख रहे हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये अलग अलग एनर्जी लेवल पे है, लेकिन ये पूरा का पूरा बैंड कौन सा है, वैलेंस बैंड है। इन लोग किसी काम के नहीं है अभी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रहा, लेकिन अगर मैं इनको एनर्जी दे दूं और इन इलेक्ट्रॉन्स को ये यहाँ पे पहुंच जाते हैं कंडक्शन में, अब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने में हेल्प करते हैं। तो आपको देख के क्या लग रहा है ये किस टाइप का मटेरियल होगा, एक पी टाइप का मटेरियल होगा सेमीकंडक्टर, या एन टाइप का सेमीकंडक्टर होगा, या कोई इंसुलेटर है, या कोई मेटल है। हाँ मैं चार ऑप्शंस दे रहा हूँ कि हो सकता है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, ऑप्शन 2 दे रहा हूँ कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो सकता है, ऑप्शन 3 कि ये कोई इंसुलेटर है, ऑप्शन 4 ये कोई मेटल है, मतलब कोई अच्छा कंडक्टर है। क्या लग रहा है, पी टाइप। ज्यादातर आपको क्या दिख रहे हैं वैलेंस बैंड में, होल्स दिख रहे हैं, और किस मटेरियल में ज्यादातर होल्स होते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप में। तो आप इसमें एक स्टेटमेंट लिखेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो, एज वी कैन सी दैट द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स इन वैलेंस बैंड, हेंस इट इज अ पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। देख के समझ में आ जा रहा है। ठीक है, ये मेटल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि देखो मेटल में क्या होता है, ये और ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, ओवरलैप्ड नहीं है मतलब ये मेटल तो नहीं है। इंसुलेटर में क्या होता है, ये इतनी दूर दूर होते हैं कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, उसमें आप कितना भी एनर्जी दे दो इलेक्ट्रॉन कभी भी वहां पे नहीं जंप कर पाएंगे, और कभी भी, जैसे प्लास्टिक है इसको आप कितनी भी एनर्जी दे दो ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं बन पाएगा, इसके दोनों बैंड के बीच बहुत गैप है। तो है तो ये सेमीकंडक्टर, पी है या एन, कैसे डिसाइड करेंगे, वैलेंस बैंड में देखो कौन है, होल्स है ज्यादातर, अगर ज्यादातर इलेक्ट्रॉन्स दिखते, दो चार होल दिखते तो क्या बोलते, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, बस गिन लेना है, गिनना भी नहीं हो तो दिख जा रहा है। चलिए, चाहो तो इसमें ना लिख लो क्वेश्चन, गेस द मटेरियल, क्योंकि वो स्टेटमेंट ना, वैसे स्टेटमेंट आपको लिखने की प्रैक्टिस रहना चाहिए, गेस द मटेरियल। ऐसा ऊपर में 3 4 लाइन बना लो, उसमें 2 3 इलेक्ट्रॉन, और नीचे भी ऐसी 4 5 लाइन बना के गेस द मटेरियल। लिखिएगा, द नंबर ऑफ होल्स, द नंबर ऑफ होल्स in the valence band is greater than is
greater than the number of electrons in conduction band. Hence it is a p type semiconductor. n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते, और अगर ये इंसुलेटर होता तो ऊपर में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं होता कंडक्शन बैंड में, और अगर ये मेटल होते तो ये दोनों लेवल एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड कर रहे होते। तो हम अभी डायग्राम देख के समझ जाएंगे। अगला लिखिएगा क्वेश्चन, if the ratio of concentration of electron to that of holes in a semiconductor is 7/5 नंबर ऑफ, ये देखो क्वेश्चन में दे रखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द नंबर ऑफ होल्स इज 7/5, इस रेशियो में है वो। एंड द रेशियो ऑफ करंट्स is 7/4. Then what is the ratio of their drift velocity? Then what is the ratio of their drift velocity? क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, इफ द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ होल in a semiconductor is 7/5 and the ratio of currents is 7/4, then what is the ratio of drift velocity? एक हमारा जो मटेरियल होता है ना, उसमें कुछ नंबर ऑफ होल्स होते हैं और कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट के कारण जो हम लोगों को मिलता है उसको हम लोग बोलेंगे कौन सा, डिफ्यूजन करंट, और जो होल्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट करंट, है ना। तो करंट दोनों की वजह से हमको मिल रहा है, तो दोनों की वजह से जो करंट मिल रहा है उनका रेशियो यहाँ पे दे रखा है, दोनों के नंबर्स भी दे रखा है। देखो, जिस दोनों के नंबर्स भी हमको दे रखा है और दोनों के कारण हमको करंट का रेशियो भी दे रखा है, तो पूछ रहा है दोनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालो। तो ये वाला फॉर्मूला हमको पता है, I = NEAVD। तो मैं दोनों के लिए लगा देता हूं, एक बार लिख लेता हूं I1 नंबर ऑफ, एक बार इलेक्ट्रॉन के लिए ले लेता हूं, और इलेक्ट्रॉन की क्या निकल जाएगी यहां से हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एक बार फॉर्मूले को I2 लिख लेता हूं, N यहाँ पे होल, E A, दोनों के ऊपर चार्ज क्या होता है, सेम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलता है तो होल बनता है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है समझ जाओ। देखो, जैसे ही वहां से इलेक्ट्रॉन निकला वहां पे पॉजिटिव चार्ज आ गया बोलते हैं हम लोग, तो कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना ही तो चार्ज आएगा। तो चार्ज हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड क्या मानते हैं, सेम मानते हैं। तो NEA, अब VD फॉर होल, दोनों साइड का हम लोग रेशियो ले लेते हैं। अगर दोनों साइड का रेशियो ले लेंगे, क्या बोल रहे हैं, हाँ, तो दोनों का अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम मानेंगे कि दोनों का वॉल्यूम सब कुछ सेम है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना जो है पर यूनिट वॉल्यूम होगा। अगर कुछ भी नहीं दिया है तो हम ऐसा कंसिडर कर लेंगे। अब देखो, दोनों साइड I1/I2 दे रखा है, अगर हमें कुछ भी नहीं दिया है तो हम मानेंगे कि दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो बिल्कुल सेम है, दोनों के चार्ज बिल्कुल सेम होते हैं, प्लस माइनस को अभी कंसिडर नहीं करना है। तो देखो, NE/NH दिया हुआ है और हमको ये इनकी वेलोसिटी का रेशियो निकालना है, कितना आ जाएगा बताइए। ये वाला फॉर्मूला याद आ रहा है ना, I = NEAVD, जहाँ पे N क्या रहता था, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों का वॉल्यूम हम लोगों ने सेम मान लिया है, दोनों का एरिया हम लोगों ने सेम मान लिया है, तो यहां से हो जाएगा I1/I2 = NE/NH into VD for E, VD for H। ये दिया हुआ है 7/4 = 7/5
इसको यार V1/V2 लिख लेते हैं ना, तो V1/V2 कितना आ गया, 7 से 7 कट गया, 5/4। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, ये जो प्रीवियस ईयर में आया है ना वो सब क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, नहीं अभी थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं हम लोग लेवल। प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज, प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बाद ऐसा लिख लेना Ne एंड होल्स। भाई प्योर सिलिकॉन है मतलब वो इंट्रिंसिक मटेरियल है, तो उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतनी तो होल बनेंगे। याद है कल की क्लास में हमने पढ़ा था, इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर। अब आपने उसको हीट दे दी तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, अगर फ्री हो गए तो जो अपना स्पेस छोड़ेंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और जितना स्पेस उन्होंने छोड़ा वही क्या कहलाएगा, होल। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल दूं या प्योर सेमीकंडक्टर बोल दूं, मतलब आप समझ जाना क्या है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स। क्वेश्चन में दे दिया है, नहीं दिया हो तो भी हम यही मानते हैं, क्योंकि प्योर वर्ड उसने यूज कर दिया है। प्योर सिलिकॉन एट 300 केल्विन हैज इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, concentration of 1.5 into 10 to the power 16 पर मीटर क्यूब, पर मीटर क्यूब। यानी कि ये सेमीकंडक्टर मटेरियल है प्योर सिलिकॉन, 300 केल्विन पे रखोगे ना तो इसके 1 मीटर क्यूब में ना कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप फ्री हो जाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, 1.5 into 10 to the power 16, और जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे उतनी तो होल्स भी बन जाएंगे। तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ होल्स 300 केल्विन पे। ये कैसे फ्री हो गए, क्योंकि 300 केल्विन कुछ तो टेम्परेचर है ना ये, तो इनको थर्मल एनर्जी मिल गई। मैंने बताया था कि एब्सोल्यूट जीरो मतलब 0 केल्विन पे ही कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, उसके ऊपर थर्मल एनर्जी मिल रही तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो सेम इतने ही इलेक्ट्रॉन है, सेम इतने ही क्या है, होल्स है। लिखिएगा आगे फुल स्टॉप करके, डोपिंग बाय इंडियम, डोपिंग बाय इंडियम increases 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 NH2, मतलब नंबर ऑफ होल्स को बढ़ा रहा है, इंडियम मिलाने से नंबर ऑफ होल्स ही बढ़ता है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है ये। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH2 to 4.5 into 10 to the power 22 पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब, फुल स्टॉप। कैलकुलेट 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 Ne in the doped silicon, Ne मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द डोप्ड सिलिकॉन। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, वही हम लोगों को देखना है। छोटा सा फॉर्मूला ये कहता है Ni का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Ne इंटू NH। Ni क्या बताता है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जब वो प्योर था। अच्छी बात बताओ, जब प्योर था तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नंबर ऑफ होल्स थे, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और स्क्वायर बन जाएगा, ये वही आ जाएगा। ये और ये इक्वल है ना इंट्रिंसिक के लिए, तो मैं इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ, Ne का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वही तो चार्ज कैरी करते हैं, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जैसे ही उसमें आप डोपिंग करते हैं ना तो नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब मिसमैच हो जाता है। तो उसके लिए फॉर्मूला है कि जब वो प्योर था तब उसमें Ni थे, अब जब उसमें डोपिंग कर दिए हो तो दोनों की वैल्यू अलग अलग हो गई। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखो Ni की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5 into 10 to the power 16। क्वेश्चन में लिखा है प्योर सिलिकॉन में फ्री चार्ज कितने थे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 1.5 into 10 to the power 16। ये ना एक कांस्टेंट वैल्यू भी है। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को समझो कि ये हमारा सिलिकॉन था, सिलिकॉन, ये Si, ये Si, 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 Si,
SI SI SI। अब इस वाले को ध्यान से देखो, ये वाले को, इसके पास खुद के तो 4 इलेक्ट्रॉन थे, इसने क्या किया, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इसका ये वाला, इनसे उधारी लेके इसने अपना क्या किया था, आखिरी वाला ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट कर लिया था। ये बड़े मजे से रह रहा था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया, इस बॉडी को हीटअप करना शुरू किया, इस मटेरियल को हीटअप कैसे किया, उसको एटमॉस्फेयर में रख दिया। एटमॉस्फेयर खुद 0 से 300 केल्विन ऊपर है, 300 केल्विन ना का टेम्परेचर, तो इसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिली और इसका ये इलेक्ट्रॉन फ्री होकर ये बाहर घूमने लगा। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और एक होल बन गया। और ऐसा एक के साथ नहीं होता है, ऐसा बहुत सारों के साथ होता है। और ये ऑब्जर्व किया गया है कि रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन पे अगर आप 1 मीटर क्यूब का एक बॉक्स ले लो जिसमें प्योर सिलिकॉन है, तो इसमें ना टोटल 1.5 इंटू 10 टू द पावर कितना था, 16 इतने इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे टोटल। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 पर मीटर क्यूब। इतने इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हमेशा फ्री रहते हैं। लेकिन अब मैंने इसमें जबरन क्या किया, यहाँ पे और कोई इंप्यूरिटी मिला दी। अगर मैंने इसकी इंप्यूरिटी मिला दी इसमें, अगर मैं कुछ इंप्यूरिटी मिला रहा हूं तो इसमें सिलिकॉन का कंपोनेंट तो कम हो जाएगा। भैया तुमको क्या करना है, तुम्हारे पास प्योर चावल था, 1 किलो चावल किसी को देना था, अब तुमने उसमें मिलावट कर दी है। अगर तुमने उसमें मिलावट कर दी है और तौल के अभी भी 1 किलो देना है, मतलब तुमने उसमें क्या किया है, कंकड़ पत्थर मिला दिया है 100 ग्राम। तो बताओ, जब तुम उसको चावल तौल के दे रहे हो तो अब कितना चावल दे रहे हो, अभी भी 1 किलो दे रहे हो क्या, नहीं, अब 900 ग्राम दे रहे हो। पहले पूरा 1 किलोग्राम था, तो उसमें जितने भी नंबर ऑफ ग्रेन्स थे, अब 900 ग्राम के कारण वो कम हो गए ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, हमको ऐसा लगता है सोचने पे कि सर उसने तो बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिला दिया तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो सेम रहना चाहिए सर। अरे भैया, लेकिन अभी भी तो 1 मीटर क्यूब बनाया है टोटल, पर मीटर क्यूब की बात हो रही है। तो भैया तुमने अगर उसमें कुछ कंकड़ पत्थर मिलाए थोड़े से चावल को बाहर निकाल, वही तो बचत होती है फिर। समझ पा रहे हो ना, कि 1 मीटर क्यूब था प्योर सिलिकॉन, उसमें बड़े मजे से ये रह रहे थे और इतने ही होल्स रह रहे थे, हमने बाहर से लाके इसको मिला दिया, तो सर नंबर ऑफ होल्स तो दिस प्लस दिस हो जाएंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सिर्फ इतने रहने चाहिए, ऐसी हमें फीलिंग आती है। लेकिन नहीं, पर मीटर क्यूब की बात हो रही है। तो भाई सिलिकॉन में से जब आपने इसको ऐड किया तो इतने मटेरियल बाहर भी तो निकाल लिया होगा। वो कभी नहीं बोलेगा वैसे, उसकी टेंशन मत, पर मीटर क्यूब। हाँ, तो फिर भाई वो चेंज नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, वो तो वहीं रह जाएंगे। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकालते हैं, एक ही फॉर्मूला है रामबाण, हमेशा काम आता है। इस साइड हम लोग क्या लेंगे, प्योर मटेरियल के लिए, और इस साइड क्या लेंगे, डोप्ड के लिए। अब देखो, NH बढ़ के इतने हो गए, ये टोटल वैल्यू दे रखा है इसमें, तो हम लोग यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। जब प्योर था तब चार्ज कैरियर कितने थे, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16। बोला है स्क्वायर कर दो तो मैंने स्क्वायर कर दिया। अब जब डोपिंग हो गई है तब इस साइड आना है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमको निकालना है, और इसने बोला नंबर ऑफ होल्स कहां तक पहुंच गए, 4.5 इंटू 10 टू द पावर 20 के पहुंच चुके। तो यहां से नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल सकते हैं। ठीक है, निकालो। इतनी आ रहा है क्या, 5 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, तो यही क्वेश्चन लगाना है हमेशा जब भी नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन पूछेगा डोपिंग के बाद। चलो एक क्वेश्चन और बनाओ। द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम, द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम पर मीटर क्यूब इज, पर मीटर क्यूब इज 5 इंटू 10 टू द पावर 28। 1 मीटर क्यूब सिलिकॉन ले लोगे ना तो उसमें इतने एटम होते हैं उसके, फुल स्टॉप। दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली विथ, this is doped simultaneously with 5 into 10 to the power 22 atoms per meter cube of arsenic, of arsenic।
and 5 into 10 to the power 22 of atoms per meter cube of इंडियम. मतलब सेम अमाउंट मिलाया है दोनों को, थोड़ा सा ये भी मिला दिया, थोड़ा सा वो भी मिला दिया. एटम्स ऑफ इंडियम. थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ लिखा हूं लगता है. एक मिनट, क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं. The number of silicon atoms per meter cube is 5 into 10 to the power 28, full stop. This is doped simultaneously with 5 into 10 to the power 22 atoms per meter cube of arsenic and 5 into 10 to the power 20 per. अच्छा ये 20 है ना, अच्छा मैंने दो बार 22 लिखा. 5 into 10 to the power 20 per meter cube atoms of indium. इसको करेक्ट कर लेना, नीचे वाला 5 into 10 to the power 20 per meter cube atoms of indium, full stop. Calculate the number of electrons and holes. Calculate the number of electrons and holes. Given that Ni is equals to 1.5 into 10 to the power 16 per meter cube. Full stop लगा के लिखना. Is the material P type or N type? Is the material P type or N type? देखो क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि प्योर सिलिकॉन में इसने क्या किया, आर्सेनिक को मिलाया है जिसमें 5 into 10 to the power 22 एटम्स होते हैं 1 मीटर क्यूब में, क्वेश्चन में दिया है. और इंडियम मिलाया, उसमें 5 into 10 to the power 20 होल्स होते हैं. एक बात बताओ कि जो आर्सेनिक है वो कैसी टाइप की इंप्योरिटी है, ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट? सीरीज अभी तक याद हो जानी चाहिए थी ना. ट्राइवेलेंट. देखो बी बोलते जाओ. नहीं, मैं दोनों लिखवा रहा हूं, ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट. चलो बताओ दोनों सीरीज. अरे भाई बोलो ना. बोरॉन, एल्यूमिनियम, इंडियम, टेल्यूरियम, हाँ गैलियम, हाँ डाल दो कहीं पे भी. इसमें था नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक. भाई ये ट्राइवेलेंट है और ये पेंटावेलेंट है. तो देखो अभी पहले आपने कौन सी मिलाई है, आर्सेनिक. आर्सेनिक पेंटावेलेंट, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डोनर है कि एक्सेप्टर है? सिलिकॉन जो है ना, इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है चारों तरफ, इसको 4 बस चाहिए, ये 5 लेके आ रहा है. पेंटावेलेंट है ना ये, तो ये 5 लेके आ रहा है, मतलब इसका 1 इलेक्ट्रॉन क्या होने वाला है, फ्री. तो ये डोनर है. तो ये कौन है, डोनर भाई साहब है, डोनर. और ये देखो ये है इंडियम, ये कैसे होंगे, एक्सेप्टर होंगे ये, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट है, अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 लेके आ रहे हैं, 3. तो ये कैसे हैं, ये एक्सेप्टर है. ये बैठे हैं मुझे रोटी दे दो, और वो बैठे हैं कि हमारे पास एक रोटी एक्स्ट्रा है. तो देखो
हर एटम अपने साथ में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लेके आएगा, तो टोटल कितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं? 5 × 10⁻22। लेकिन वो भूखे बैठे हैं, उनके पास में 3 थे ना, वो चाहते हैं कि हमारा भी 4 कंप्लीट हो जाए, तो हम भी सिलिकॉन के साथ में ऐसे ही खेलेंगे। तो वो एक्सेप्टर है, उनके पास जितने एटम है उतने ही होल्स हैं, तो उन होल्स पे यहाँ के फ्री इलेक्ट्रॉन जाके बैठ जाएंगे। तो देखो कितने फ्री इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएंगे, 5 × 10⁻20। तो अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कितने बचे रह जाएंगे? मेरा क्वेश्चन समझ रहे हो ना? इसने दिया हुआ था सिलिकॉन, उसमें सिलिकॉन में हमने क्या किया, इसको भी मिलाया और इसको भी मिलाया। ये अपने साथ इतने फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आया, लेकिन इसके पास इतने होल्स थे, तो नेट अब इलेक्ट्रॉन इसमें कितने मिलेंगे इसको फ्री? कितना हो जाएगा? 4.95 × 10⁻22। आप लोग समझे कि नहीं समझे? एक बात बताओ, वहां से 15 लोग आए, सबके पास एक एक रोटी एक्स्ट्रा है, यहाँ 5 लोग बैठे हैं जिनको एक एक रोटी चाहिए, तो नेट कितनी रोटियां बच जाएगी? 10 बच जाएगी ना, बस वही। इसके पास इतने एटम्स थे, सब एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आए, तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन इतने होने चाहिए थे सिस्टम में। लेकिन ये भी बैठा हुआ था, इसके पास इतने होल्स थे, वहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स जाके बैठ गए एक एक, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? खत्म। तो बचेंगे कितने? इतने इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चन में देखो, अब इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसमें फ्री, अब आप नंबर ऑफ होल्स भी निकाल लो। मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स जो होंगे उस टाइप का आपका मटेरियल है। समझ पा रहे हो? तो नंबर ऑफ होल्स कैसे निकालोगे? Ni² वाला फॉर्मूला लगाओ, उससे NH की वैल्यू, हाँ वो रहते हैं, उसने एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दिया है कितने एटम रहते, लेकिन फ्री कितने रहते हैं हमें क्या पता। 300 केल्विन पे फ्री कितने रहते हैं? Ni। नहीं समझ में आया अंशिका? क्या समझ में नहीं आया ये बताओ? हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, ये हमारा सिलिकॉन है, उसके बाद हमने इसमें क्या मिलाया? आर्सेनिक मिलाया। आर्सेनिक के हमने ये जितने भी मिलाए ना, ये देखो मान अभी ना 5 × 10⁻22 नहीं मिलाए हमने। कितने मिलाए हमने? मान लो 9 एटम्स मिला दी, 9। हर एटम अपने साथ में क्या लेके आएगा? एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, क्योंकि वो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी है। पेंटा मतलब 5, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमके 4 की जरूरत है, क्योंकि सिलिकॉन जो है ना उसके आउटर में भी 4 है, मेन वही मटेरियल है, उसको हमको पूरा करना है, तो हमको 4 चाहिए। और ये आर्सेनिक कैसा है? पेंटावैलेंट है। पेंटावैलेंट मतलब इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। लेकिन सिलिकॉन क्या करेगा? 4 के साथ में बॉन्ड बना लेगा और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा हर एटम से। अगर आपने 9 एटम्स मिलाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 9। और वैसे ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 फ्री इलेक्ट्रॉन आ गए। अब हम जब इसमें इंडियम मिलाते हैं, इंडियम, उसके बाद हमने क्या किया? इसमें इंडियम को भी मिलाया, लेकिन इंडियम में ना 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर ऑर्बिट, एक जगह खाली। तो जब आप इसको मिलाओगे तो ये अपने साथ में, मान लो इसके आपने ना 4 एटम मिला दिए, 4 एटम, तो देखो ये 4 जगह खाली अपने साथ लेके आएगा, मतलब 4 होल्स लेके आ रहा है ये। इंडियम में क्या होता है? ट्राइवेलेंट है, मतलब एक स्पेस खाली होता है। तो देखो वहां पे 9 इलेक्ट्रॉन है जो बेचारे फ्री घूम रहे हैं, यहाँ पे 4 चेयर खाली हैं, तो उसमें से कितने आके बैठ सकते हैं? यहाँ पे 4 चेयर में 5 आके बैठ जाएंगे। 4 चेयर्स हैं, तो वहां से 4 आके बैठ जाएंगे, और बचे कितने रह जाएंगे? 5 बचे रह जाएंगे। तो देखो इसके जितने एटम आए, इसके कितने एटम आए? 9। होल्स कितने थे? 4। तो प्लस करूं या माइनस करूं? माइनस। माइनस इसलिए क्योंकि ये वहां पे जाके बैठ जाएंगे, तो यहां से हमको अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपने क्या किया? 9 फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, लेकिन वहां से किसी ने इसमें ये ट्राइवेलेंट मिला दिया था, जिसमें 4 जो है ना, 4 एटम मिलाया था, तो 4 इसमें होल्स है। तो नेक्स्ट नेट कितने फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे? 9 - 4 दैट इज 5। अभी समझ में आया? तो वहां पे 9 और 4 एटम नहीं मिलाए हमने, एग्जैक्टली इतने एटम्स मिलाए हैं, 5 × 10⁻20 माइनस 5 × 10⁻20, ये 22 में से 20, तो इतना क्या आ गया हमारे पास में? नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में, बताओ ये किस टाइप का मटेरियल है। तो हम लोग को ना नंबर ऑफ होल्स भी चाहिए होते हैं, क्योंकि किसी मटेरियल में अगर नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो एन टाइप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेम वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इस वाले क्वेश्चन में हमेशा यही वाला फॉर्मूला लगाना है। कौन सा? एन आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन ई एन एच। ये हमको दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 4.95 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू नंबर ऑफ होल्स। तो नंबर ऑफ होल्स कितना है? 4.10 की पावर 9 पर मीटर क्यूब। ये सब पर मीटर क्यूब में चल रहा है। तो अंशिका ये बताओ, हमारे पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है या नंबर ऑफ फ्री होल्स ज्यादा है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो ये किस टाइप का मटेरियल होगा? एन टाइप। यहां से हम कंक्लूजन में पहुंच गए। साधना समझ में आई? तो जब मटेरियल में हमने कुछ भी नहीं मिलाया था तो एन आई क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा, और जब डोपिंग कर दिए तो ना ई और एच की वैल्यू अलग अलग हो जाती है। किसी भी एक को निकालने के लिए हिंट देगा, उससे हम दूसरा निकाल लेंगे और कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे। तो आप लोग लिख लीजिएगा, एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is more than number of holes, hence it is a n type semiconductor. अगला क्वेश्चन, द मीन फ्री पाथ। अगला क्वेश्चन है, द मीन फ्री पाथ ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन in copper is about 4 into 10 to the power minus 8 मीटर। बोर्ड पे लिखा है, क्या मतलब है इसका मीन फ्री पाथ का? यानी देखो द लिखा हुआ है द मीन फ्री पाथ। यूनिट देखो पहले, मीन फ्री पाथ पता है, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो बार बार अदर एटम से, इससे उससे टकराते रहता है। टकराने से पहले वो जितने डिस्टेंस को कवर कर रहा है एवरेज, उसी को मीन फ्री पाथ कहते हैं। याद है रिलैक्सेशन टाइम भी पढ़ा था, दो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम होता है उसे रिलैक्सेशन टाइम टाउ कहते हैं। मीन फ्री पाथ क्या है? दो कोलिजन से जस्ट पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर किया। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखो ये बहुत सारे एटम्स है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, पहले इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, फिर इससे टकराया, इससे टकराया। फिर टकराने के कारण, टकराने के पहले ये जो डिस्टेंस ये ट्रेवल कर रहा है उसको ऐड करके इसका एवरेज ले लो, वही है ये। ठीक है, तो हमें पता चल गया 4.10⁻⁸ मीटर तक के चल लेता है वो। फुल स्टॉप। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड विच कैन गिव comma on an average 2 electron volt energy to a conduction electron in a block of copper, हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं कि जिसकी वजह से इसको कितनी एनर्जी मिल जाए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी मिल जाए। अच्छा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? हाँ, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी जो भी हो, कितनी एनर्जी मिलना चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इसके ऊपर एनर्जी मिलना चाहिए, और उस एनर्जी के कारण ये मूव भी कर रहा है। वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो जितनी भी हम एनर्जी दे रहे हैं, ये चलने से मतलब उतना ये काम करके हमको दे रहा है। तो देखो एनर्जी
जिसे हम वर्क भी कहते हैं, वर्क इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कितना हो जाएगा, जो इसके ऊपर फोर्स लगा, जो इसने डिस्प्लेसमेंट दिखाया। अब किसी के ऊपर भी फोर्स कितना लगता है, किसी चार्ज के ऊपर, Q इंटू ई, Q इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड। याद है ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, जहां पे ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू ई। छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इलेक्ट्रॉन पे तो छोटा सा उसको एनर्जी मिलेगा, अगर आपने जम की इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो उसको जम के एनर्जी मिलेगी। तो किसी भी चार्ज को किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उसके ऊपर एक अलग फोर्स एक्सपीरियंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाते जाओ उसके ऊपर फोर्स भी ज्यादा लगेगा। तो फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई, हम लोग पहली यूनिट में पढ़े थे। इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना कर रहा है ये फोर्स लगाने पे, 4 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो देखो एनर्जी कितनी दी गई है इसको, मतलब कितनी एनर्जी हो जाना चाहिए इसके पास में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और हमको क्या निकालना है, किसकी वैल्यू निकालना है, ई की वैल्यू निकालना है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए हैं। और चार्ज कौन सा है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमको पता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मैं अगर जूल में कन्वर्ट करना चाहूंगा, एनर्जी कभी नेगेटिव होती है क्या, नहीं, तो हम लोग को इसमें नेगेटिव वगैरह नहीं रखना है। चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, दैट्स इट। आपको डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो नहीं दी है ना, लेफ्ट या राइट कुछ भी। हाँ अभी बेसिक से बता रहा हूँ कि जैसे 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, इसको आप चाहो तो जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। जूल में कैसे कन्वर्ट कर, अगर आंसर देखो, आंसर के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जूल में। बन गई एनर्जी जूल में। इस साइड कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू ई। और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिखाया है हमको, 4 इंटू 10⁻⁻8। तो यहां से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कितनी आ रही है देखो। हाँ, 5 इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर। हाँ आ रहा हूँ। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मीटर। नहीं, वोल्ट पर मीटर ही इसकी स्टैंडर्ड यूनिट है, उसी में आपको देना है आंसर। हाँ ना, 1.6 से फिर डिवाइड डिवाइड करते फालतू टेंशन है। तो कुछ और क्वेश्चंस मैं भेजूंगा ग्रुप में। थ्योरी कहाँ तक की पढ़ ली थी हमने, रेक्टिफायर मेरे ख्याल से चालू किया था मैंने, जिसमें ट्रांसफार्मर वगैरह बनता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर। देखो इसका ना काम क्या है, जो हमारे पास जो एसी सर्किट है ना, एसी जो करंट आ रहा है, ये उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ये डीसी में कन्वर्ट कर देगा। और एसी जो आता है ना हमारे पास में, ये हाई वोल्टेज आता है, हाई वोल्टेज। और करीब करीब ये कितना रहता है, 220 वोल्ट के आसपास होता है हमारे घर में जो आता है। इसका काम क्या करना है, इसको डीसी करंट में बदल देना है। एक बात बताओ, जैसे आपका जो मोबाइल है, उसका जो चार्जर है, चार्जर को कैसा करंट मिल रहा है, एसी या डीसी, एसी करंट मिल रहा है। लेकिन हमारी जो मोबाइल की बैटरी है, उसको डीसी करंट चाहिए होता है। तो उसे डीसी करंट कौन प्रोवाइड करेगा, तो चार्जर में ना हम ऐसा सर्किट लगा देते हैं कि वो क्या करे, उसको डीसी करंट प्रोवाइड करे।
हमारी बैटरी को इतनी ज्यादा वोल्टेज की भी जरूरत नहीं होती, उसको बस 5 वोल्ट की जरूरत होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लो वोल्टेज डीसी बना दिया, इसको लो वोल्टेज बना दिया, और करीब करीब कितना 5 वोल्ट बना देता है इसको। क्या बोल रहे हैं, करंट कम हुआ कि ज्यादा वो हम लोग देखेंगे, अभी बहुत सारे लॉसेस इसमें एसोसिएटेड होते हैं। मेन काम हमारा यही है कि हम इसके ना हाई एसी को डीसी में कन्वर्ट करें। लो और हाई भी बाद में बताने वाली चीज है, बट मैंने पहले ही बता दिया कि जो हमारे पास वोल्टेज आ रहा है ना एसी वाला, उसको हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, डीसी में। तो चलो पहला काम हम लोग क्या कर लेंगे, उसमें ट्रांसफार्मर लगा के पहले ना 220 वोल्ट को 5 वोल्ट कर देंगे। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि वोल्टेज को बढ़ा भी सकती है और वोल्टेज को कम भी कर सकती है। वोल्टेज बढ़ाएगी तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर, कम करेगी तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो अभी हमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, स्टेप डाउन। तो हम लोग तो वोल्टेज को पहले ही 220 से 5 ले आएंगे, वो लगा के ट्रांसफार्मर। अब जो एसी है उसे हमें डीसी में कन्वर्ट करना है। तो चलो देख लें दिखता कैसा है। ये देखो, ये होता है एसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज ये देखो, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। और डीसी की शक्ल कैसी होती है, डीसी डीसी की शक्ल होती है ऐसी, कांस्टेंट। इसकी ये वैल्यू कितनी है, जैसे इसकी ये वैल्यू 5 वोल्ट है, इसकी ये कितने वोल्ट है, 220 और 220 में क्या अंतर है। हमारे घरों में जो 220 वोल्ट आता है वो कौन सी वैल्यू है वोल्टेज की, आरएमएस वैल्यू है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी, बोलो बोलो। आरएमएस वैल्यू 220 है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। आरएमएस का मतलब होता है एक एवरेज वैल्यू। घर जाके देखना, 220 इंटू √2 मल्टीप्लाई करके देखना, इसको 311 करीब आएगा। इतना वोल्टेज आता है। हाँ अच्छा बोले थे, चलो गुड। तो मैक्सिमम 311 और नीचे भी -311 तक के जाता है। एक एवरेज वैल्यू हम उसके लिए लेते हैं 220, जिसको आरएमएस वैल्यू कहते हैं। लेकिन यहाँ तो हमको चाहिए ऐसा कांस्टेंट 5 वोल्ट। तो देखो वहां से हम यहाँ तक के आएंगे, सबसे पहला काम क्या करेंगे, उसको ना छोटा कर लेंगे। कैसा, ट्रांसफार्मर लगा के। उसके बाद उसको पिचका के पूरा सीधा कर लेंगे, बेलने से मम्मी जैसे रोटी को एकदम प्लेन कर लेती है। तो चलो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालो हाफ वेव रेक्टिफायर, और उसके नीचे ना ये एक बार डायग्राम बना लो तो याद रहेगा कि ये काम क्या करता है। ये डायग्राम बाद में आपको देखते ही याद आ जाएगा, अच्छा ये तो वही है। हाँ नहीं, वोल्टेज जितना ज्यादा अच्छा होता है। हाँ देखना, वो तो पावर हो गया। हाँ V/I दोनों में से किसी भी एक को बढ़ाओ, लेकिन जैसे ही आप वोल्टेज बढ़ा देते हो ना तो और ज्यादा अच्छे से वो चार्ज होना शुरू हो जाता है। हाँ नीचे वाला भी दिखा दो ना उसको कि कैसे से को हम कैसे बनाने वाले हैं, वहां से हम यहाँ तक के पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग ना कुछ स्टेप्स में पहुंचेंगे वहां से लेके यहाँ तक के। जो पहला वाला हमको डायग्राम ऐसा दिख रहा है ना, कुछ जो ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा। तो हम लोग सबसे पहले ना उसको ऐसा कर लेंगे, सबसे पहले उसको छोटू कर लेंगे, छोटू। उसके बाद अगली स्टेप में, इसको मत बनाना अभी, उस छोटू को फिर हम लोग ऐसा कर लेंगे। ऐसा कर लेंगे। अगली स्टेप में मैं ये सब वापस आके बताऊंगा आपको कि ये देखो ये यहां तक के हम पहुंच गए। अगली स्टेप में ना हम इसको ऐसा कर लेंगे, और उसके अगली वाली स्टेप में मिलेगा हमको फाइनल, जो हमें चाहिए था, जिसका हमें इंतजार था, एकदम ये वाला होना। तो देखो इतनी स्टेप में हम लोगों को यहाँ तक के पहुंचना है, यहां से लेके यहाँ तक के, यहां से यहाँ तक के तो तुरंत आ जाएगा ट्रांसफार्मर के थ्रू। इसके बाद वाला यहाँ से यहाँ तक का काम इलेक्ट्रिकल वालों का था, यहाँ से यहाँ तक का काम फिर किसका रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। तो इसका डायग्राम
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक ट्रांसफार्मर बनाएंगे। एक ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर में जो नंबर ऑफ कॉइल्स जिस तरफ ज्यादा होती है उस तरफ वोल्टेज भी ज्यादा होता है। इस तरफ ज्यादा कॉइल बनाएंगे और इस तरफ कम कॉइल बनाएंगे। इन नंबर ऑफ टर्न्स का जो रेशियो होता है ना, वोल्टेज का भी वही रेशियो होता है। अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 300 टर्न्स हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स 300 है, 10 गुना हो गए कम। अगर यहाँ पे 220 वोल्ट था, 220 वोल्ट, तो यहाँ पे अपने आप 22 वोल्ट मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो इज इक्वल्स टू वोल्टेज का रेशियो। याद आ रहा होगा शायद। तो ये सबसे पहले हमने बना दिया इसको, मेरे साथ डायग्राम बनाते चलो। इसके बाद हम लोग लगा देंगे यहाँ पे क्या, एक डायोड। डायोड का मतलब पीएन जंक्शन। एक पीएन जंक्शन को हमने यहाँ पे लगा दिया। एक पीएन जंक्शन हमने लगा दिया और ये एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसके अक्रॉस हम लोग ना वोल्टेज निकाल लेंगे अपना। इसके अक्रॉस यही तो है वो वोल्टेज जो हमें चाहिए, 5 वोल्ट। यहाँ पे जो वोल्टेज है ना वो है 220 वोल्ट। यही वाला जो वोल्टेज है ना, ये इसको लिखना मत, ये समझाने के लिए, यही 220 वोल्ट है। और यहाँ पे हमको क्या मिलने वाला है, 5 वोल्ट डीसी। यहाँ पे हमको मिल रहा है एसी 220 वोल्ट, प्लस माइनस, और यहाँ पे हमको मिल गया है डीसी 5 वोल्ट। चलो हो गया। हाँ, किसको कैसे दिखाना है? हाँ, जैसा बनाए छाप लो, कोई दिक्कत नहीं। लिख दो 220 अगर लिखना है। चलो हो गया। डायोड के बारे में कल हम लोगों ने एक खास बात पढ़ी थी कि जब इसकी फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, यानी कि इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तभी ये करंट को पास होने देता है। और अगर धोखे से भी आपने इसके पॉजिटिव को अगर नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया तो ये करंट को पास नहीं होने देगा। तो देखो ये जो हमारा करंट यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे ये 220 वोल्ट का है, यहाँ पे हम लोगों ने उसको क्या कर लिया, 5 वोल्ट का कर लिया। ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को कम करता है बस, और कोई काम नहीं करेगा। उसने वोल्टेज को कम कर दिया। ये जो बड़ा सा वोल्टेज आ रहा था, इसने क्या किया, उसको छोटा वोल्टेज कर दिया। लेकिन अभी भी ये प्लस माइनस था, ये अभी भी प्लस माइनस है। तो देखो ये वाला टर्मिनल एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये पॉजिटिव होगा, और ये वाला टर्मिनल कैसा हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव इस कॉइल के दोनों तरफ। ये देखो इस कॉइल के एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, इस कॉइल के भी एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव। इस साइकिल में क्या होगा कि देखो इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। अगर इसकी फॉरवर्ड बायसिंग हो गई है तो देखो ऊपर में बना रहा हूं इनपुट वाला, और नीचे बनाऊंगा मैं कौन सा, आउटपुट वाला। इनपुट वाला देखो पहले बढ़ते बढ़ते पॉजिटिव की मैक्सिमम वैल्यू तक के चला गया, तो ये जो हमारा होगा ना, ये भी बढ़ते बढ़ते इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक के पहुंच जाएगा। ये देखो मैक्सिमम वैल्यू तक के पहुंच गया। ये देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तक के पहुंच गया। अब उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही अपने नेगेटिव वाले रीजन में जा रहा है, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ये पॉजिटिव अब नेगेटिव में चला गया, इसका मतलब अब यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। जस्ट अल्टरनेट हो जाएगा ये। तो देखो यहाँ पे ये तो चला गया नीचे, ये इनपुट वाला था, इनपुट वाला ये तो फ्री है ऊपर से नीचे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे तो अब करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो नेगेटिव बनता है ना टर्मिनल, वहां से कोई करंट पास नहीं होता। तो घड़ी देखते हुए वेट करते रहेगा कि कब यहाँ का टर्मिनल जो है नेगेटिव से वापस पॉजिटिव हो। तब तक के तो मैं अपने में से कोई करंट पास नहीं होने दूंगा, कोई करंट पास नहीं होने दूंगा। अब देखो वापस से क्या हुआ, ये ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी क्या होगा, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाएगा और अपने में से ये करंट को पास होने देगा। वापस से जब वो नेगेटिव होगा तो देखते वापस से करंट पास नहीं होने देगा। तो देखो हमारे पास जो पहले हाई वोल्टेज था, ट्रांसफार्मर से हमने उसको लो वोल्टेज बनाया। लो वोल्टेज बनाने के बाद देखो जैसे वो डायोड से पास हो रहा है, तो हमको ऐसा टाइप का वोल्टेज अब देखने के लिए मिल रहा है। जब फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो हमें वोल्टेज करंट देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद कुछ नहीं, फिर करंट देखने मिलेगा, फिर करंट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम यहां तक के पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम बन गया। इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं,
इससे जो भी हमको वोल्टेज मिलता है उसको एक फिल्टर सर्किट में लेके जाते हैं। और फिल्टर सर्किट क्या काम करता है? फिल्टर सर्किट का एक काम है कि ये जो ऐसा टाइप का हमको दिखाई दे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं नीचे एक और पीएन जंक्शन को जोड़ दूं, एक और डायोड को, तो जब ये पॉजिटिव था तब ये नेगेटिव था, लेकिन जब ये नेगेटिव हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अब इसमें करंट हमको मिल जाएगा वापस। तो वो जो आपको बीच में ब्लैंक 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 दिख रहा है ना, तो एक्चुअल में तो हम दो डायोड के साथ ही यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किए हैं समझने के लिए, एक डायोड के साथ इसको कि भाई ये ऐसे काम करता है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा पहले इसका नाम है हाफ वेव रेक्टिफायर। सिर्फ हाफ वेव ही हमको मिल रही है, पूरी की पूरी वेव को ये रेक्टिफाई नहीं कर पाता, इसकी ये कमी है। तो इसमें ना लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसकी एफिशिएंसी होती है 41%, क्योंकि 50% को तो वैसे ही इसने खत्म कर दिया, और बाकी कुछ जो 50% है उसमें से भी 9% को ये खा लेता है हीट वीट के फॉर्म में। सिर्फ 41% हमको एनर्जी वापस मिलती है। क्या मतलब, बिजली का बिल इतना हाई है, तुमने 100 रुपए की बिजली मंगाई और इसने सिर्फ 41 रुपीज की बिजली से चार्ज किया आपके मोबाइल को। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे डायोड, ये पूरी एनर्जी को यूज करेगा, उसकी एफिशिएंसी फिर 82% हो जाती है। लिखिएगा, AC voltage to be rectified, AC voltage to be rectified is connected to ये ना थ्योरी कौन लिखे, एक पेज छोड़ दो इसके लिए, पूरा एक बड़ा सा पेज मैं आप लोगों को वो भेज दूंगा आपके ग्रुप में नोट्स, उससे आप लोग देख के छाप लेना। अगले वाले का भी ना हम लोग डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा और उसके लिए पेज छोड़ देना, मैं आपको प्रिंट करके भेज दूंगा नोट्स। हाँ हाँ भेज दूंगा, पक्का भेज दूंगा। ठीक है, टाइम बच जाएगा ना, समझ तो गए ना थ्योरी, उसी को मैं लिखवाऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग इसमें ट्रांसफार्मर यूज करते हैं जो कि उसका वोल्टेज कम कर देता है, तो फिर ये जब पॉजिटिव होता है तो करंट को जाने देता है। अब देखो मैं फिर से डायग्राम बना रहा हूं। अब देखो, जैसा कि आप लोगों ने बोला कि सर इसमें एक और डायोड को जोड़ दो ना, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, मजे से हमको वहां पे मिलने लगेगा। लेकिन एक दिक्कत है, कोई बच्चा बता सकता है क्या दिक्कत है अगर इसमें मैंने यहाँ पे डायरेक्ट जोड़ दिया तो? हाँ हाँ सही जा रहे हो। देखो ये वाला जब करंट पास होने देगा तो करंट ऐसे जाएगा, और जब ये पास होने देगा तो करंट ऐसे जाएगा। क्या मतलब, अभी भी ऐसे से ऐसा वापस जा रहा है, ये तो वापस से एसी टाइप का ही बन गया। तो हम लोग को तो क्या चाहिए, डीसी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए होता है। बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है हमेशा, डीसी सोर्स है ना वो। लेकिन यहाँ तो करंट कभी ऐसा कभी ऐसा, मजा नहीं आया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लेंगे। इसमें ना थोड़ा सा खर्चा करके एक नया वाला ट्रांसफार्मर लेके आएंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर। अब देखो सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर क्या होता है, पहले तो वही वाला हमारा ट्रांसफार्मर बना लेते हैं। ये हमारा ऐसी ट्रांसफार्मर होता है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल तो ऐसी ही होती है, सेकेंडरी कॉइल जो होती है ना उसको आप लपेटते 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 जैसे ही आप बीच में आते हैं ना, तो एक तार को और निकाल देते हैं इस तरफ। उसके बाद फिर इसी तार को कंटिन्यू लपेटते लपेट, मतलब समझ जाओ इसमें से आपने ना एक वायर को और बांध के इधर कर दिया है। उसके बाद अब इसमें वापस से क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे और यहाँ पे एक, अभी समझा रहा हूँ, पीएन जंक्शन, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन जोड़ दिए और यहाँ पे एक पीएन जंक्शन जोड़ दिए। उसके बाद में यहाँ पे हमने क्या किया, इस बार रेजिस्टेंस को जोड़ा है, यहां से ये आया और यहां से ये आया। अब देखो कंस्ट्रक्शन इसका, इसकी जो पुरानी वाली कॉइल थी ना, उसमें आपने क्या किया, एक तार खरीद के लेके आए, उसके बीचों बीच आपने एक तार को ऐसा लपेटा, और उसमें देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसका दूसरे एंड को क्या किया, दोनों से आपने जोड़ दिया। लेकिन एक टाइम पे एक ही काम करेगा, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे एक नेगेटिव बन जाएगा, तो उसमें से तो करंट पास नहीं होने वाला है। या तो करंट देखो, चलो अब इसको ना मैं पॉजिटिव बना देता हूं और इसको नेगेटिव टर्मिनल बना देता हूं। अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट ऐसे पास होने वाला है, देखो ऐसे जाएगा करंट। करंट की डायरेक्शन कैसी हुई, इस डायरेक्शन में। देखो करंट ऐसे गया है इस रेजिस्टेंस में, इसी के अक्रॉस हमको वोल्टेज लेना है और इसी के अक्रॉस हम वोल्टमीटर लगाएंगे, वोल्टेज ले लेंगे। अब देखो अगले साइकिल में ये नेगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव, तो करंट कैसे गया, वापस उसी डायरेक्शन में जा रहा है। देखो करंट
तो ये फायदा हुआ ना इसमें। तो हमने क्या किया इसमें, इसको सेंटर टैप्ड कहते हैं, टैप। जैसे देखो पानी आता है ऊपर वाले माले में जहां पे वो लगी हुई है टंकी, वहां से नीचे तक के आ रहा है, लेकिन आपसे ऊपर वाला जिसका कमरा है उसने क्या किया, बीच में एक टैप लगा के रखा हुआ है ना, वहां से वो पानी ले लेता है। वैसे देखो यहां से यहां तक के जो भी करंट आया इसने उसको यहाँ पे ले लिया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेंटर टैप्ड, क्योंकि सेंटर में आपने टैपिंग करके रखी हुई, बीच में से आप निकाल ले रहे हो करंट को। अगर आप इसको इधर उधर लगा दोगे ना तो वोल्टेज का रेशियो चेंज हो जाता है, इसीलिए इसको सेंटर में लगाते हैं ताकि दोनों को सेम वोल्टेज मिले। देखो अब क्या हो रहा है, जैसे ये पॉजिटिव बना करंट ऐसे गया, उसके बाद जैसे ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा तो करंट ऐसे जाएगा। तो इसमें तो एक ही डायरेक्शन में करंट जा रहे हैं ना, तो इसका अब जो डायग्राम बनेगा ना वो ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। और ऊपर वाले का इस टाइम पे डायग्राम कैसा था, ऐसा ऐसा। तो देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस से अब आप प्लस 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 वाले में पहुंच चुके हैं, और अभी हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं है, अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फुल वेव रेक्टिफायर, क्योंकि अभी पूरी की पूरी वेव को रेक्टिफाई कर सकता है, ये आपका बीच का जो लॉस था वो नहीं मिलेगा। तो ये इसका डायग्राम बना लीजिए, हेडिंग डाल के फुल वेव रेक्टिफायर, पूरा एक पेज छोड़ देना। आप समझ गए ना कि लिखवाना जरूरी है। फुल वेव रेक्टिफायर, हाँ। तो हमारे मेन डायग्राम पे चलते हैं। अब देखो इसके बाद, अच्छा मैंने एक और डायग्राम बनाया नहीं है अभी, ये हाफ वेव रेक्टिफायर है। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अब इसको पूरा, इसको भी कवर कर लिया है फुल वेव रेक्टिफायर। तो बीच का एक मिसिंग है, फिर इसको तो बनाना भी नहीं है आप लोगों को, ये तो सीक्वेंस में बता रहा हूँ। तो ये अगर मैं यहाँ पे अगर उसको बनाना चाहूँ तो अब हम लोग ना इसको ऐसा 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 बना चुके हैं। फुल वेव रेक्टिफायर को हमने अगर यूज किया, हाफ वेव करेंगे तो ऐसा मिलेगा, फुल वेव रेक्टिफायर यूज करेंगे तो ऐसा मिलेगा। ये है हमारा आउटपुट। करंट ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, इसमें तो इसी डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में जाएगी। तो पिछले वाले में डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, इसमें जोड़ना पड़ेगा हमको। उसके बाद लिखिएगा फिल्टर। एक्चुअली अब हम लोग यहाँ तक के पहुंच चुके हैं, ये व्हाइट वाले तक के। अब वही आपको भेज दूंगा, लिख लेना। हाँ जगह छोड़ना है, इसके लिए भी जगह छोड़ना है। आपको एग्जाम में जो पूछेगा वो लिखना है। अगर थ्योरी समझ गए तो वर्किंग अपने आप लिख सकते हो। तो देखो हम यहाँ तक के पहुंच चुके हैं अभी। अब हम लोग को क्या है, यहाँ तक के पहुंचना है, लेकिन यहाँ तक के पहुंचने के लिए हमको दो स्टेप लगती है। एक हम लोग लगाते हैं फिल्टर। तो फिल्टर क्या करता है, इसको पूरा सीधा तो नहीं कर पाता लेकिन ऑलमोस्ट सीधा कर देता है, इसको 90% तक कैसा फ्लैट कर देता है। इसके बाद फिर हम लोग ना जेनर डायोड का यूज करते हैं और इसको एकदम फ्लैट बना लेते हैं। वो हमारे सिलेबस में नहीं है अभी, तो हम लोग यहीं पे आके अभी रुक जाएंगे। तो वो डिवाइस जो इतने ज्यादा फ्लक्चुएशन को ऑलमोस्ट क्या कर दे, कांस्टेंट कर दे, वो क्या कहलाएगी, फिल्टर कहलाएगी। तो इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं, उसके लिए भी एक पेज पूरा छोड़ देना, ज्यादा लगेगा, इधर का भी छोड़ दो। फिल्टर, फिल्टर। अब देखो, हाँ फिल्टर वाला फिल्टर। अब ये जो हमारे पास में आउटपुट मिला है, ये आउटपुट कैसा दिख रहा है आपको, ये एसी है या डीसी है।
दोनों है, क्योंकि एसी क्या करता है, हमेशा ऐसा उछलता कूदता रहता है। क्या ये उछल कूद रहा है? हाँ कूद रहा है। तो हाँ, इसमें एसी की प्रॉपर्टी है। लेकिन डीसी क्या करता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है या हमेशा नेगेटिव रहता है? तो क्या इसमें डीसी की प्रॉपर्टी है? हाँ, ये कभी जीरो से नीचे नहीं जा रहा है, नेगेटिव नहीं हो रहा है। तो इसमें डीसी की भी प्रॉपर्टी है। तो हम लोग अगर एसी का एसी और डीसी का डीसी कर दे तो हमारे पास डीसी बचा हुआ मिल जाएगा। तो हम लोगों को वही यहाँ पे करना है, फिल्टर लगा के। तो देखो, फिल्टर एक डिवाइस होती है, ये हमारी डिवाइस फिल्टर, इसको हमने दे दिया इनपुट। ये जो इनपुट है ना, ये जो है ना, यही इसके लिए इनपुट है, यही इसके लिए इनपुट। अब इसमें क्या होता है, आगे चल के आगे चल के इसमें आगे एक कैपेसिटर लगा होता है, ये कैपेसिटर, और आगे चल के एक रेजिस्टेंस लगा होता है। बस ये हमारा फिल्टर। अच्छा, आप लोगों को याद आ रहा है? हाँ हाँ, आरसी सर्किट बोल सकते हैं इसको। आप लोगों को याद हो रहा है कैपेसिटर अपने में से किसको पास नहीं होने देता? हम लोगों ने कई सारे न्यूमेरिकल्स बनाए, अंशिका ने तो अभी भी बनाया है। डीसी को अपने में से पास नहीं होने देता, हाँ, डायरेक्ट करंट को। देखो होता क्या है कि अगर मान लो ये एक बैटरी है, इसके साथ में आपने ये एक कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। थोड़ी देर के बाद ना यहाँ से चार्ज जा जाके ये पूरी पॉजिटिव हो जाती है, ये वाली प्लेट, और ये वाली प्लेट नेगेटिव हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, अब और ज्यादा चार्ज यहाँ पे नहीं जा सकते। लेकिन एसी के साथ में ऐसा नहीं है। एसी में कभी ये पॉजिटिव होता है, कभी ये नेगेटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा चलता है। तो ये भी अल्टरनेट ऐसा घूमते रहता है। तो एसी करंट को ये नहीं रोक सकता। मैंने आप लोगों को ना डायग्राम के थ्रू भी बताया था कि देखो, डीसी करंट ना ऐसा सीधा सीधा चल, भैया आपको पता है ना, डीसी ऐसा चलता है बिल्कुल। तो डीसी ऐसा सीधा 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 चल रहा, ये जाके रुक गया। लेकिन एसी कैसे चलता है, ऐसा ऐसा। तो एसी ऐसे 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 होते हुए ये पार। तो कैपेसिटर एसी को नहीं रोक सकता, लेकिन डीसी को रोक सकता है। तो होता क्या है यहाँ पे, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है हमको, कि भाई यहां से जैसे ये हमारा इनपुट आया, तो यहां से देखो इसका जो एसी वाला पोर्शन है ना, ये तो यहां से क्रॉस हो सकता है, लेकिन डीसी वाला पोर्शन यहां से क्रॉस नहीं हो सकता। तो डीसी वाला पोर्शन यहां से क्रॉस होता है। और देखो, अल्टीमेटली मिलना तो दोनों को यहीं पे है, लेकिन यहां पे हमने क्या कर लिया, इसको अलग कर लिया। नहीं, एसी वाला आगे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और कैपेसिटर जो होता है ना, वो लीस्ट रेजिस्टेंस वाली डिवाइस होती है। तो जो एसी करंट है वो क्या चूज करेगा, मिनिमम रेजिस्टेंस वाला। देखो, थोड़ा सा एसी जाएगा भैया, ये बहुत लीस्ट रेजिस्टेंस का है, पर कुछ तो रेजिस्टेंस है, इसलिए थोड़ा सा एसी करंट ना निकल जाता है उसके साथ में। इसीलिए जो डायग्राम बनाया मैंने सीधा नहीं बनाया है। अगर थोड़ा सा भी एसी नहीं जाता तो ये कैसा बनता, सीधा बनता। तो थोड़ा सा एसी ना फिर भी चला जाता है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा ऐसा बनता है। हाँ, उससे पास नहीं होगा। इंडक्टर सर्किट भी लगाते हो आप, ये सिंपलेस्ट फिल्टर है। आप इंडक्टर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, पर ये सिंपलेस्ट है फिल्टर। आपको समझना था उसकी वर्किंग बस, कि कैसे एसी का एसी और डीसी का डीसी, दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, अपने में से एसी को पार होने दिया, लेकिन डीसी को नहीं। एसी क्यों यहीं से गया, क्योंकि यहाँ पे ना इसके लिए लीस्ट रेजिस्टेंस होता है, और डीसी तो जा ही नहीं सकता, तो डीसी तो वहीं से जाएगा। लीस्ट रेजिस्टेंस पर थोड़ा तो है, इसलिए थोड़ा सा एसी ना यहाँ पे भी चला गया। इस वजह से ना पूरा फ्लैट हमको नहीं मिलता है। जो थोड़ा सा हमको रफ मिल रहा है, उसी कारण मिल रहा है क्योंकि थोड़ा सा तो रेजिस्टेंस है। इसको हमने आगे ले लिया। हाँ, तो फिर इंडक्टर लगा दो। हम्म, हाँ, तो उसमें हम इंडक्टर लगा देंगे। पर ये सबसे बेसिक वाला है, शुरुआती दिनों वाला है, इसीलिए इसको। हाँ, और उसमें से भी थोड़ा सा एसी पार हो जाता है। हाँ, एकदम माइन्यूट, जैसे इसमें से भी माइन्यूट जा रहा है ना, इसलिए हमको ना आगे चल के जनरल डायोड का यूज करना ही पड़ता है। और इंडक्टर लगा दोगे तो वो और फ्लैटन हो जाता है, और फ्लैटन। देखिएगा, अ सिंगल कैपेसिटर और हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, अ सिंगल कैपेसिटर of high value of capacitance
connected across the output of rectifier can work as the filter. पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, पैराग्राफ चेंज करके. The capacitor offers low impedance. The capacitor offers low impedance. अच्छा, क्या होता था उसका इम्पीडेंस? XC अपॉन WC इज इक्वल्स टू 2 पाई FC. ओमेगा क्या होता है? 2 पाई F होता है ना, 2 पाई FC. इतना इम्पीडेंस, मतलब इनके रेजिस्टेंस को हम ना इम्पीडेंस बोलते हैं. जितना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, देखो इम्पीडेंस उतना ही कम हो जाएगा, इसलिए हाई कैपेसिटेंस का यूज करते हैं हम लोग. ठीक है, लिखिएगा, ब्रैकेट में लिख लेना इसको. XC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन WC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई FC. ब्रैकेट क्लोज. and offers infinite impedance to DC. अच्छा, DC को इनफाइनाइट इंपीडेंस क्यों दे देता है? हाँ, क्यों इतना ज्यादा रेजिस्टेंस क्यों दे देता है? क्योंकि इंपीडेंस के फॉर्मूले में देखो 1/2 पाई FC, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है डीसी की? 0. इसलिए इंपीडेंस उसमें हाई इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए पास ही नहीं हो पाती. एंड ऑफर्स इनफाइनाइट इंपीडेंस टू डीसी. एसी की फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है, यहाँ 50 रखोगे तो उसके लिए देखो एक फाइनाइट वैल्यू आएगी, लेकिन डीसी के लिए इनफाइनाइट. क्या लिखा है मैंने? नहीं, मैंने लिखा है एंड ऑफर्स इनफाइनाइट इंपीडेंस टू डीसी. मैंने कुछ और लिखवाया है क्या? हाँ हाँ, एसी को लो इंपीडेंस एंड ऑफर्स इनफाइनाइट इंपीडेंस टू डीसी. फुल स्टॉप. पैराग्राफ चेंज. ड्यू टू इट the AC component bypassed due to it AC component is bypassed or filtered out full stop. It produces a voltage drop across load resistance RL as a filtered DC output which is almost DC voltage. Full stop. Such filter is widely used in power supplies. Such filter is widely used in power supplies. तो ये वाला डायग्राम बना लेना. इनपुट वैसा वाला इनपुट आता है इसके पास में, ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस है. ये इसका आउटपुट होता है. हाँ, ये वाला बनाते हैं ना. नहीं नहीं नहीं, यहाँ है टाइम, ये है
आउटपुट वोल्टेज, सब में यही लिख लेना, आउटपुट वोल्टेज टाइम, सारे जितने ग्राफ बनाए आपने, आउटपुट वोल्टेज और टाइम के बीच में ग्राफ मिलता है। हो गया, चलिए फिर आज की क्लास यहीं तक के रोकते हैं। लोड रेजिस्टेंस, हाँ, लोड रेजिस्टेंस, हाँ फिक्स्ड है, कांस्टेंट है रेजिस्टेंस,